नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज। दोस्तों, अपन ने एक इंडियन इकोनॉमी में लास्ट क्लास में पढ़ा था एमएसएमई सेक्टर और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो आज अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे, मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन देखेंगे आज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और दूसरा टॉपिक देखेंगे बैंकों का कंसोलिडेशन, ठीक है, मतलब बैंकों का अमलगमेशन या बैंकों का मर्जर, या आप ये भी कह सकते हो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो आज अपन ये दो टॉपिक समझने जा रहे हैं, एक तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बैंकों का अमलगमेशन। सबसे पहले अपन देखते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोस्तों, अपन को ध्यान होगा कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था। अपन ने अपनी हिस्ट्री की बुक में, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था कि 1760s के बाद जो है, या 1800 के आसपास जो है, वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। उस टाइम पे जो स्टीम इंजन्स हैं उसका यूज़ हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर रेनेसांस भी आ चुका था और साइंटिफिक जो थ्योरीज थी, साइंटिफिक इन्वेंशंस थे, काफ़ी सारे डेवलप हुए। और स्टीम्स जो थी उसका, इंजन्स का मतलब काफ़ी स्टीम से इंजन को चलाया गया, ठीक है। तो भाप बना के अपन ने जो है उससे फैक्ट्रीज के अंदर मतलब रनिंग चालू करी, प्रोडक्शन चालू करा। तब लोग बाग पहली बार अपने घरों से गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्रीज तक आए थे, ठीक है, और बल्क में गुड्स प्रोड्यूस हुए। हालांकि इससे इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ। अपन ने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अपनी पूरी की पूरी, अपन ने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा के अंदर, कि इंडिया के अंदर वन वे ट्रेड चालू हो गया, ठीक है। मतलब बाहर से मतलब फिनिश गुड्स आने लग गया और इंडिया केवल रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह गया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करके एक वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गए थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल, मतलब इंडिया इस टाइम पे अवेयर, इंडिया इस टाइम पे एक तरीके से एक्सप्लॉइट हुआ और इंडिया को कुछ बेनिफिट नहीं मिला इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। फिर सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया जब इलेक्ट्रिक्स या जो अपने मतलब लाइट वगैरह है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ चालू हो गया काफ़ी, है ना। इंडस्ट्रीज के अंदर असेंबली लाइंस, जो अपन एक एक गुड्स असेंबल करते हुए चलते हैं, तो वैसी चीज़ें चालू हो गई, है ना, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। तो ये 1800 के बाद की बात है। फिर अपना थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1960s के बाद, जब अपन ने देखा कंप्यूटर्स का यूज़ या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ चालू हुआ, ठीक है। इंडिया उस टाइम पे आज़ादी हुआ था, तो इंडिया उस चीज़ का भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं ले पाया, बट इंडिया के अंदर भी कंप्यूटर आ गया, ठीक है। अपन जानते हैं कि उस टाइम की गवर्नमेंट जो थी वो कंप्यूटर इंडिया में ले आई थी और इंडिया अब अच्छा खासा प्रोफेशनल हब है कंप्यूटर्स के लिए, आईटी के लिए। लेकिन दोस्तों, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ही एक हैवी अमाउंट में होने वाला है, ठीक है। और जो इन तीनों से सबसे अलग होगा, क्या होगा उसके अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो अपन कहते हैं आईओटी, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या फिर अपन कहें कि जो जो 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें, या ऑटोमेटिक कार, ऐसी कार जो क्या है, ड्राइवरलेस कार जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें ड्राइवर की बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई तरह की जो टेक्नोलॉजी अपन ने देखा है वो उससे चलेगी, ठीक है। तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का होगा सिस्टम। मतलब इसमें क्या यूज़ आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अपन जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे रोबोट्स वगैरह, मतलब अपन कंप्यूटर को जो दिमाग दे रहे हैं, ब्रेन दे रहे हैं, उसे अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। हालांकि ये चीज़ अनएथिकल भी मानी जाती है। हो सकता है कि अपन ने एक मूवी देखी हो, बहुत पहले आती थी, पहले आई थी, टर्मिनेटर, ठीक है। उसमें देखा था किस तरीके से जो मशीन्स है, आर्नोल्ड की मूवी थी, किस तरीके से जो मशीन्स है वो इंसानों पे कब्जा करने की कोशिश करती है, ठीक है। उसमें हालांकि फ्यूचर दिखाया था। और अब आज भी है ना, कई लोग ये बोलते हैं, जैसे इलॉन मस्क वगैरह, ये सपोर्ट नहीं करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतने अच्छे लेवल पे, ठीक है। लेकिन ये अब है सच्चाई, ये आएगा, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कि सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। यूपीएससी ने एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर 2018 के अंदर, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था कि सब चीज़ आपस में जुड़ी हुई है इंटरनेट से। जैसे अपने मोबाइल, अपने घरों के अंदर सोचो कितने डिवाइस आपस में बात करते हैं। एक डोंगल रखा हुआ है वाईफाई के लिए और वो अपने मोबाइल से कनेक्टेड है, तो ये जुड़े हुए हैं आपस के अंदर। हो सकता है मोबाइल से और भी चीज़ें जुड़ी हुई हो, अपना लैपटॉप भी है वो डोंगल से जुड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपस में बात कर रही है, ठीक है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है एक तरीके से। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करो, आपको पता होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन पे एक क्वेश्चन आ सकता है बिटकॉइन पे, ना,
ठीक है, साइंस एंड टेक का पार्ट है, प्रिपेयर कर लेना। वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। बिटकॉइन जो है एक पर्सन ने लॉन्च किया था, इसका नाम था सतोशी नाकोमोटो, ठीक है। हालांकि रियल में पता नहीं लगा कि ये पर्सन कौन था, ठीक है। कई लोगों ने क्लेम किया लेकिन अभी तक क्या प्रूफ नहीं हुआ है। बिटकॉइन जो है वो अब इंडिया के अंदर ये स्टेटस है फिलहाल, गवर्नमेंट ने बोला ये लीगल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। ये डिजिटल करेंसी है, कोई भी अगर पर्सन चाहिए इसको तो दो तरीके से ले सकता है, या तो माइनिंग कर सकता है इसकी, लेकिन माइनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत प्रोफेशनल्स लोगों की बस की बात है। दूसरा हो सकता है कि आप इसको डायरेक्टली क्या करिए, परचेज कर लीजिए। तो परचेज करने के अंदर हो क्या रहा था, इसके अंदर स्पेकुलेशन बढ़ रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसी साल के अंदर, शायद अक्टूबर की बात है या फिर सितंबर की बात है, सर्कुलर निकाल के कह दिया कि बिटकॉइन इज नॉट लीगल इन इंडिया। तो लीगल नहीं है मतलब इंडिया के अंदर, है ना। तो अगर कोई भी पर्सन इसके अंदर ठग जाता है, ठीक है, वो खुद को मान लो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि कोर्ट के पास जा सकता है और बोल सकता है भाई बिटकॉइन के अंदर मैंने ट्रेडिंग करी थी और मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। कोर्ट विल नॉट एंटरटेन दैट, है ना। ये जो है मतलब अभी ये रिसेंटली आया था, तो अपडेट है एक, बिटकॉइन पे क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है। फिर तो मतलब बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसे बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी अच्छी है, आरबीआई ने कई बैंक्स को बोल भी दिया है और कई बैंक्स फिलहाल इसको यूज भी कर रही है बिटकॉइन टेक्नोलॉजी को। क्लियर क्या? तो ये सारी चीजें किस में होगी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होगी। अच्छा, अब इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अच्छी बात क्या है इंडिया के लिए, अपन इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। इंडिया के लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। मतलब कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो यंग है, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर ये यंग पॉपुलेशन है तो इसको अगर अपन थोड़ा सा ज्ञान दे दें, टेक्नोलॉजी सिखा दें, स्किल्स प्रोवाइड कर दें, तो इंडिया इस चीज़ के अंदर काफ़ी आगे जा सकता है। आपको पता है कि जो है वर्ल्ड के अंदर जो यूरोप है, जापान है, ऐसी कंट्रीज जो है ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जापान में तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, बट इंडिया के अंदर ये जाने के अंदर टाइम है, 20-30 साल लगेंगे। तब तक अपने पास एक अच्छा खासा यंग जनरेशन है, तो उसको अगर अपन ये चीज़ें सिखाएं तो फिर इंडिया क्या है इसके अंदर लीडर बन सकता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। देखो फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर तो आज़ादी मिली ही नहीं थी, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट इन रेवोल्यूशंस में करा ही नहीं। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे अपन जस्ट आज़ाद हुए ही थे, तो संभले ही थे, तो भी उसका इंडिया इतना बेनिफिट नहीं ले पाया। बट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है, इंडिया इस पूरे बेनिफिट को उठा सकता है। क्लियर? तो ये अपॉर्चुनिटी है। और क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी स्किल इंडिया पे, ठीक है, और भारत नेट प्रोजेक्ट पे, या फिर मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको पता है भारत नेट प्रोजेक्ट है, इन सब पे बहुत बढ़ावा दे रही है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो इससे क्या है, जो स्किल्स है या फिर डिजिटलाइजेशन है वो बढ़ रहा है। डिमोनेटाइजेशन भी किया तो उससे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो इंडिया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, बट अपन कर रहे हैं उस चीज़ को। अभी अपन ने देखा रिसेंटली, कल की न्यूज़ है, शायद आज की न्यूज़ है, कि इसरो ने एक जो है अपना GSAT लॉन्च किया है, ठीक है, जो हैवीएस्ट सैटेलाइट है। और वो क्या करेगा, इंटरनेट को मजबूत करेगा, ठीक है। गाँव के अंदर जो इंटरनेट होता है, शहरों के अंदर इंटरनेट होता है, तो इससे भारत नेट प्रोजेक्ट है उसको स्ट्रांगनेस मिलेगी। तो आप सोचो, आप इसरो वाले प्रोजेक्ट को लिंक कर लो इस टॉपिक से, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, ठीक है। इसरो ने GSAT लॉन्च किया, ये सैटेलाइट लॉन्च करी, तो इंटरनेट इंप्रूव होगा। तो इंडिया जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया किसकी वजह से? मेनली इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की वजह से। अब सर दिक्कत क्या है, आप ये दिक्कत बताओ इसके अंदर क्या है? दिक्कत बहुत सारी है। सबसे बड़ी बात तो ये दिक्कत है कि अभी इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड है, ठीक है। तो स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। तो मतलब अपन को स्किल पे काफी खर्चा करना पड़ेगा। स्किल इंडिया चल तो रहा है, लेकिन अभी तक इतना पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरी बात, अभी अगर ये फोर्थ रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? स्किल्ड पर्सन को ही होगा। तो इंडिया के अंदर जो अनस्किल्ड पर्सन है वो कहाँ जाएंगे, ठीक है, जो अभी प्रेजेंटली है, ठीक है। तो उनकी जॉब्स भी बहुत सारी लॉस्ट होगी। तो एक जॉब लॉस का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अपन इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये सब आएगा तो फिर इंडिया के अंदर क्या है, जॉब का लॉस बहुत सारा होगा। और आपको पता है कि इंडिया एक लेबर सरप्लस कंट्री है,
ठीक है, तो जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है तो क्या ये चीज़ फिजिबल है क्या? अगली बात, इन्हीं लोगों का एक्सप्लोटेशन होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों को चीज़ें पता नहीं है जो अनस्किल्ड पर्सन है। तो स्किल्ड पर्सन हो सकता है कि अनस्किल्ड पर्सन का दबा के क्या करें, इसके अंदर एक्सप्लोटेशन करें। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है इसके अंदर जो कंड्यूसिव हो, जो मतलब बेनिफिट दे अनस्किल्ड पर्सन्स को भी। ठीक है, मतलब हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? अगर एजुकेशन, देखो अपने एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी खामी क्या है कि वो इंडस्ट्री से लिंक नहीं है। तो अगर अपन उसको इंडस्ट्री से लिंक कर पाए और अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो फिर जो अनस्किल्ड पर्सन्स हैं, ठीक है, वो भी स्किल्ड बन पाएंगे। ठीक है, और मेन बात यही है ध्यान देने की कि अनस्किल्ड पर्सन्स का क्या है, एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए। फिर और क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस ये है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अभी तक क्या है, पूरी तरीके से बने नहीं है। ठीक है, जैसे डेटा प्राइवेसी लेके है। अब जितना ज़्यादा इंटरनेट ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर आप कह लीजिए जितना ज़्यादा ये सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो डिजिटलाइजेशन होने से दिक्कत क्या आ रही है, डेटा प्राइवेसी का इशू आ रहा है। अपन देखते हैं ओला, उबर, ठीक है, जोमेटो या फिर गूगल, फेसबुक वगैरह, ये सब ऑलरेडी बहुत सारा डेटा अपना इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से बाहर लेके चले जाते हैं, इंडिया के बाहर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब इंडिया ने, अब इसलिए तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू, 9 जजेस की बेंच ने और 9 जजेस ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज और फंडामेंटल राइट है ना। तो प्राइवेसी का, डेटा प्राइवेसी का इशू आएगा। हालांकि अब इंडिया ने क्या किया है, डेटा प्राइवेसी को इंप्रूव करने के लिए एक BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई है, आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर। ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर लॉ नहीं बना। ठीक है, हो सकता है कि इस बार जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर रखी जाएगी, जैसे ही पार्लियामेंट का ये सेशन चालू होगा। ठीक है, देखेंगे उसके अंदर क्या होता है कि वो लॉ बनता है या नहीं बनता। ठीक है, और भी रेगुलेशन है। अब सोचो टैक्स में कितनी दिक्कत आएगी। अब ये जितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज है, ये पूरी डिजिटलाइजेशन हो जाएगी पूरा का पूरा। इसमें कोई प्लेस इन्वॉल्व है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका कोई फिजिकल ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे कोई फिजिकल ऑफिस की जरूरत ही नहीं है इन जगहों पे। देखो, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे खास बात क्या है कि आदमी और मशीन में फर्क नहीं रहेगा, दोनों की दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे। ठीक है, और डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। मतलब एक ही ऑफिस में बैठे हैं मशीन्स, और मशीन्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। ठीक है, वो और जो नेचुरल पर्सन है, दोनों के दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, काम जरूरी नहीं है अपने ऑफिस में हो, अपन घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका एक लोकसभा का या राज्यसभा का शायद एक सेशन था, वो सुना था। ठीक है, तो उसमें बात यही चल रही थी, वही यही डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोग बाग घरों से फैक्ट्री की तरफ आए, लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जहां खड़े हो वहीं पे प्रोडक्शन कर सकते हो। प्रोडक्शन गुड्स का नहीं होगा, सर्विसेज का ज्यादा होगा गुड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, और जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज तो वैसे भी इंटेंजिबल होती है, वर्चुअल होती है, तो उस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर क्या? अब मैं थोड़े से आपको फॉर्मल पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए कुछ मिल जाए मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? क्योंकि इसी साल अक्टूबर के अंदर, हाँ शायद अक्टूबर के अंदर ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना फोर्थ जो सेंटर है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे रिसर्च करने के लिए, वो इंडिया में डाला है। ठीक है, तो ये इस बार की रिसेंट में न्यूज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट के अंदर चलता हुआ। तो वो मुंबई के अंदर डाला है। अब वो यही रिसर्च कर रहा है इन्हीं चीज़ों पे, ब्लॉकचेन पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, ड्रोन्स पे। अब ड्रोन भी क्या है, आपको पता है कि अभी तक DGCA जो है उसकी गाइडलाइंस भी आ चुकी है ड्रोन्स पे कि कितने तरह के ड्रोन होंगे, माइक्रो, नैनो, 4-5 तरह के, अगर आपने सिक्योरिटी वगैरह टॉपिक में पढ़ा हो उसको कभी। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल मतलब जैसे कोई भी जगह है, प्लेस की बात कर ली आपने। डिजिटल मतलब मशीन्स हो गई एक तरीके से, और बायोलॉजिकल मतलब अपन लोग, है ना। तो मैंने बताया ना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इंसानों में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्यूजन हो गया ना। एडवांसेस इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्लीज तैयार करना साइंस एंड टेक में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया इसका। ऑटोनोमस व्हीकल मतलब जैसे क्या, वो ड्राइवरलेस कार्स। आपको पता होगा सिंगापुर में तो अब ड्राइवरलेस बसेस भी चालू हो चुकी है।
ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है सेंटर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कहाँ पे? मुंबई के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब बेनिफिट्स क्या है इंडिया के लिए? बेनिफिट्स अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है। वैसे जो इंडिया के बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादातर वर्ल्ड में भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट सारे नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, तो अपन ने डिस्कस किया ना कि इंडिया की जो पॉपुलेशन कैसी है, यंग पॉपुलेशन है, अपन जैसे लोग ज़्यादा हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अभी तक क्या हो रहा है, जैसे काम कर रहे हैं मजदूर, लेबर या फिर जो भी पर्सन है, मतलब ह्यूमन हैंड्स इन्वॉल्व है ना, तो ह्यूमन क्या है, एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एक टाइम होता है, फिर अपन थकते भी हैं, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे बाद अपनी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती है लगातार काम करने के बाद। लेकिन मशीन्स जो होगी वो पूरे दिन भर काम करेगी, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो है इससे बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी। अभी तक क्या हो रहा था, देखो इंडिया जो है इंपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है। अपन को पता है कि इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है, अपन एक्सपोर्ट कम करते हैं, तभी तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहता है। अपन ने पढ़ा था उसको करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह के अंदर, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, तभी तो अपन बाहर वाले प्रोडक्ट जैसे चाइना वगैरह ऐसे चीज़ों से ऐसे वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो जो गुड्स बन रहे हैं उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब लॉसेज होने के चांस कम है, तो अपने आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जैसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो अपना प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के मार्केट में तो बिकेगा ही बिकेगा, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकेगा, तो अपन सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। अभी अपन लोग क्या है, जो गुड्स मंगा रहे हैं, अपन देखा था कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो गुड्स है वो बने बनाए इंपोर्ट कर रहे हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर अपन क्या है इंपोर्ट करें रॉ मटेरियल तो फिर भी ठीक है, वैल्यू एडिशन कहाँ होना चाहिए, इंडिया में। क्लियर क्या? तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा इससे, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, तो अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होगा इंटरनेशनल मार्केट में, सेल्फ सफिशिएंसी क्या है, बढ़ेगी। और देखो ये अच्छा पॉइंट है बहुत ज़्यादा, वी आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि इंडिया के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जैसे आप लोग जैसे इंजीनियर्स हो, तो आप जैसे लोग तो ऑलरेडी क्या है, बाहर बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, बेंगलोर है ना, सिलिकॉन वैली जिसे अपन बोलते हैं, तो ये सब जगहों पे ऑलरेडी काम हो रहा है, कैलिफोर्निया वगैरह, मतलब खूब सारे इंडियंस जो है ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इन जगहों पे, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताओ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब सारा काम डिजिटल हो जाएगा तो फिर अपने आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। और हायर जीडीपी, इन सब की वजह से अपनी जीडीपी जो है हायर हो जाएगी, और ग्रोथ भी है, ग्रोथ रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि अगर आपने अभी लेटेस्ट डेटा देखा हो, अभी आया थर्ड क्वार्टर के अंदर, जो अपनी ग्रोथ रेट है वो क्या हुई है, इस बार कम हुई है, ठीक है। अब इस बार अपनी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी गिरी है, बट ये शॉर्ट टर्म का पीरियड है, तो अपन ऐसे कह नहीं सकते कि भाई आगे क्या होगा। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस मैंने बताया आपको क्या, ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब्स कौन सी होती है? जो पढ़े लिखे लोग जो जॉब करते हैं उनको प्योरली व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं एक तरीके से। ब्लू कॉलर जॉब मतलब जो वर्कर क्लास है, लेबर क्लास है, वो कहाँ जाएंगे, तो उनकी जॉब्स क्या होगी, रिड्यूस होगी। जैसे अब देखो, लेकिन है ना, ये एक एप्रीहेंशन है, मतलब ये एक भय है, जरूरी नहीं है डर जो है वो मतलब सही हो हमेशा। जैसे कंप्यूटर आया था स्टार्टिंग के अंदर, तो लोगों ने कहा था कि भाई जॉब्स जो है वो कम होगी, लेकिन आप देखो ना उसकी वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर आया तो फिर एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो गई, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह, इतने सारे प्रोफेशनल्स कंप्यूटर सिखाने वाले, इतने सारे लोग, अलग ही पूरी फील्ड एक डेवलप हो गई। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर ये क्या होगा फिनोमिना, कि जो ब्लू कॉलर जॉब होंगी उसकी वो कम हो जाएगी। अगर आपको कभी भी टेक्नोलॉजी पे कुछ लिखना हो ना, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो, जैसे मान लो पहले क्या होता था, लोग बाग हाथों से पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। फिर कैमरा चला, ठीक है, कैमरा चला तो वो चीज कम हो गई, हाथों से पेंटिंग बनाना। तो लोगों ने सोचा यार अब ये पेंटर्स कहाँ जाएंगे, हाथों से पेंटिंग बना रहे हैं। लेकिन कैमरा चला तो एक नई इंडस्ट्री भी तो डेवलप हो गई ना, आप ये भी तो देखो कैमरे की, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, एक चीज जाती है तो फिर दूसरी चीज आ जाती है, वो पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। तो अपन इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ भाई जॉब्स कम होगी। लो स्किल्स एंड एजुकेशनल, जो अब देखो अभी इंडिया के पास क्या है, जो स्किल्स है लोगों के अंदर वो कम है, ठीक है। और एजुकेशन के अंदर क्या है, काफी कमी है। जैसे मैंने बताया ना, अपने एजुकेशन में सबसे बड़ी कमी क्या है, अपनी एजुकेशन प्रैक्टिकली लिंक नहीं है इंडस्ट्रीज से। तो इंडस्ट्रीज जब अपन जाते हैं जॉब करने, तो इंडस्ट्रीज कुछ और चाहती है और स्टूडेंट ने कुछ और पढ़ा हुआ होता है, तो वो बात होती है। इससे इनइक्वलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। स्किल्ड जो वर्कर्स होंगे वो, उनकी तो बहुत ज्यादा पूछ हो जाएगी, सब उनको
पूछेंगे भाई, है ना, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये दिक्कत है, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, इससे बढ़ सकती है। प्राइवेसी इशू अपन ने डिस्कस किया, ठीक है, कि प्राइवेसी इशू कैसे इफेक्ट होगा, प्राइवेसी पे क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है, पॉलिटी के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली आधार कार्ड पे भी जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। आईपीआर, अब आपको पता है इंडिया के अंदर तो वैसे भी आईपीआर के वायलेशंस होते रहते हैं, डब्ल्यूटीओ जो है इंडिया को हमेशा क्रिटिसाइज करता है, अमेरिका यूएस जो है वो हमेशा क्रिटिसाइज करता है कि इंडिया जो है खूब सारे आईपीआर वायलेट करता है। आपने इस टॉपिक का नाम सुना होगा मेरे हिसाब से, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ठीक है, सुना है क्या, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ठीक है, डब्ल्यूटीओ में डिस्कस करेंगे इसको। वैसे साइंस एंड टेक में भी आता है ये, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब अपन जेनरिक मेडिसिन पढ़ते हैं। बहुत सारे एथिकल इश्यूज होंगे इसके। एथिकल इश्यूज क्यों, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगी तो फिर आपको पता है, अभी देखो अभी चाइना के अंदर हुआ था ना एक केस कि चाइना के अंदर वो जीन एडिटिंग वाला मामला सामने आया कि जीन एडिटिंग करी ताकि वो HIV एड्स उस पर्सन को ना हो, जो बच्चे हैं उसको, ठीक है। तो उसको वर्ल्ड ने कितना क्रिटिसाइज किया कि भाई आपने जीन एडिटिंग क्यों करी, इससे तो डिजाइनर बेबी है उससे वो पैदा हो सकते हैं, डिजाइनर बेबी इंपॉर्टेंट है ना अपने साइंस एंड टेक के अंदर, तो वो हो सकते हैं, तो पूरे वर्ल्ड ने उसको क्रिटिसाइज किया चाइना को। तो यहाँ पे तो अपन क्या है, एक पूरी पावर दे, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे एथिकल इश्यूज है, ठीक है, कि अपन कैसे, अब यूएस सोच रहा था कुछ टाइम पहले कि हम रोबोट्स लगा देते हैं कहाँ पे, यूएस की जो आर्मी है ना अफगानिस्तान के अंदर, उसकी जगह वहाँ पे रोबोट्स को भेज देते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भेज देते हैं, या यूएस और जो बॉर्डर है उसकी मैक्सिको की है ना उसके पास में, तो उधर अपन आर्मी नेचुरल पर्सन्स की जगह अपन रोबोट्स को डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन इससे कितना बड़ा इशू है, अब रोबोट्स मान लो अगर कभी इंसानों पे हमला कर दे, नॉर्मल इंसान पे, तो ये बहुत बड़ा इशू है, तो ये एथिकल इश्यूज है। रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन R&D, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया को, है ना, आपको पता है इंडिया जो है अभी 0.6% ऑफ GDP अपना खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इंडिया के अंदर आपको पता होगा पेटेंट जब एप्लीकेशन फाइल होती है तो 6 से 7 साल लगते हैं अपने पेटेंट मिलने में किसी पर्सन को, तो सोचो कोई पेटेंट लेने में मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है। अब ये सारी जब टेक्नोलॉजीज आएगी तो इंडिया अपने पेटेंट लॉस को कैसे रिफॉर्म करेगा। जो वर्ल्ड के अंदर जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें एवरेज जो पेटेंट मिलने का टाइम होता है वो एक डेढ़ साल होता है, बट यहाँ पे तो मतलब 5 6 6 7 साल लग जाते हैं, फिर भी मामला लिटिगेशन में पहुंच जाता है। हालांकि WIPO की रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल से इस साल पेटेंट्स के अंदर 50% बढ़ोतरी हुई है। अभी कल परसों रिपोर्ट आई थी हिंदू के अंदर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, है ना, अपन ने डिस्कस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, इंटरनेट चाहिएगा आपको बहुत सारा। हाँ, तो इसका आप काउंटर पार्ट क्या लिख सकते हो कि अभी गवर्नमेंट ने भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा है, और अगर रिसेंट लिंक करना है तो अभी इसरो की जो सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है जीसैट, वो जाके लॉन्च हुई है ऊपर, है ना, ठीक है, तो वो भी इंटरनेट को इंप्रूव करेगी, वो फ्रेंच गुआना से लॉन्च हुई है ना। रेगुलेटरी इशू लाइक टैक्सेस एंड अदर अपन ने डिस्कस किया। अब टैक्सेस कैसे लगाएंगे, जैसे अपन ने एक पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट इक्वलाइजेशन लेवी का, आपको याद होना चाहिए, गूगल टैक्स, ठीक है, जिसमें अपन ने जो डिजिटल कंपनीज है जो बाहर वर्क कर रही है और इंडिया से पैसा निकाल रही है, ठीक है, और जिसका कोई इंडिया में बेस ही नहीं है, ठीक है, ऑफिस ही नहीं है, उनसे अपन कैसे टैक्स रिकवर करें, तो ये एक बड़ा इशू था। तो ये सारे इश्यूज आएंगे क्योंकि ये लोग पूरा डिजिटलाइजेशन करेंगे अपना, तो हो सकता है कि टैक्स अथॉरिटीज, तो अभी बहुत सारी टैक्स अथॉरिटीज जो है वो पेपर वर्क कर रही है, ठीक है, डेटा शेयर ही नहीं होता। GST, आपको पता है GST डिपार्टमेंट में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी तक आपस में डेटा शेयर ही नहीं होता। अगर डेटा शेयर होने लग जाए तो बहुत सारी टैक्स की चोरी तो वैसे ही बच सकती है, लेकिन ये शेयर ही नहीं कर रहे अभी थे ना, तो मतलब शेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सिस्टम इतना यार डेवलप नहीं है अपना, ठीक है, तो वो हो जाएगा तो फिर और भी बढ़िया बात है। क्लियर क्या। अब वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है आपको एग्जाम में, ये तो अपन को आर्गुमेंट्स लिख लिए अपन ने दोनों तरफ के, ठीक है, चैलेंजेस भी देख लिया और बेनिफिट्स भी देख लिया। वे फॉरवर्ड में लिखना है कि डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर कुछ भी हो, लेकिन वल्नरेबल पीपल मतलब जैसे अपने जो लेबर हैं, तो लेबर क्लास पर्सन हो गए या कंज्यूमर हो गया, ठीक है, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक आ रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी बोला जाता है। आपको पता है डिस्ट्रप्टिव मतलब हानिकारक टेक्नोलॉजी भी है एक तरीके से, है ना, ठीक है। इतना बहुत है इसके बारे में। चलो अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बैंक कंसोलिडेशन, है ना।
बैंक को अपन ने धीरे धीरे एक साथ नहीं लिया, क्योंकि क्या है, बैंक एक बड़ा टॉपिक है, तो अपन हर उसके अंदर क्लास के अंदर उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। जो जो अब जैसे अपन एक पढ़ेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक बिल, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे पास आपके लिए अब की बार एक होमवर्क है, ठीक है, और आपको करना पड़ेगा। होमवर्क ये है, आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट सशक्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनपीए से रिलेटेड है, ठीक है, आपको ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और एक टॉपिक प्रिपेयर करना है कुसुम स्कीम, ठीक है, 2 टॉपिक है आपके। ये प्रोजेक्ट सशक्त अभी लॉन्च हुआ है, 2-3 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुआ टाइम इसको। और कुसुम स्कीम आपको पता होगा, इस बार की बजट 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, है ना, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक प्रिपेयर करना। प्रोजेक्ट सशक्त वैसे अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ के आओ, है ना, ठीक है। अब बैंक कंसोलिडेशन की बात कर लेते हैं। बैंक कंसोलिडेशन में अपन ने थोड़ी बहुत पहले भी बात कर रखी है। बैंक कंसोलिडेशन मतलब क्या, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है इतने सारे, उन सबको क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए और एक बड़ा बैंक बना दिया जाए। सर क्या ऐसा कर रही है कि इंडियन गवर्नमेंट? बिल्कुल कर रही है। 2014 के बाद जैसी अपनी एनडीए गवर्नमेंट आई, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तब से ये इन्होंने प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। आपको पता है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थे उसके साथ उसके 5 एसोसिएट, एक सेकेंड, हाँ, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थे उसके साथ उसके 5 एसोसिएटेड बैंक्स को मर्जर किया। इवन उसके साथ भारतीय महिला बैंक था, उसका भी मर्जर किया गया। फिर रिसेंट में अभी न्यूज आ रही है कि मतलब आ चुकी है ऑलरेडी, 2 महीने हो चुके हैं, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों का आपस में मर्जर करेंगे, ठीक है। इनमें से हालांकि एक वीक बैंक है देना बैंक, और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन तीनों का मर्जर किया जाएगा। अभी रिसेंट, और भी ज्यादा रिसेंट आपको न्यूज बताऊं तो ये जो आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी, इसका प्राइवेटाइजेशन जो है उसका प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है, और इसके जो 51% से ज्यादा शेयर है उसको एलआईसी खरीद लेगी। तो ये सब रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्लियर। अब मेन क्वेश्चन आता है, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, मर्जर कर दिया जाए, है ना, या तो प्राइवेटाइजेशन हो जाए या फिर मर्जर हो जाए। अच्छा, मर्जर क्या होता है? मर्जर मतलब कंसोलिडेशन, कई बैंकों को मिला के एक साथ जोड़ दो तो उसे बोलते हैं मर्जर, है ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बताओ? मर्जर, ठीक है। तो मर्जर पढ़ लो आप तो, है ना, तो मर्जर कर लो उसका, सिंपल सी बात है। अच्छा सर, इसके फायदे क्या हैं? फायदे दोस्तों ये है, सबसे बड़ा फायदा तो, अच्छा पहले अपन इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, किस किस लोगों ने कहा है इसको। देखो पहले ना, सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव कमेटी आई थी, उसने इसको कहा कि भाई आप इस बैंकों का मर्जर करके एक बड़ा बैंक बना दो, और फिर उसके नीचे छोटे बैंक और उसके नीचे और छोटे बैंक, इस तरीके से काम करो, ठीक है। ये 1991 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो इसने अपनी रिकमेंडेशन 1994 के आसपास दे दी थी। तो पीवी नरसिम्हा राव कमेटी ने सबसे पहली बार कहा कि मर्जर कर देना चाहिए बैंकों का, है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, सरकारी बैंकों का। दूसरी बात, फिर पीजे नायक कमेटी आई 2014 में, उसने भी यही कहा कि भाई मर्जर कर दो बहुत सारे सरकारी बैंकों का, इतने सारे सरकारी बैंक अच्छे नहीं लगते, ठीक है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब अपन ये डिस्कस करते हैं, इसके रीजंस क्या हैं। देखो हो क्या रहा है कि अपने सरकारी बैंक जो है ना, वो हैं, जितने ही बैंक्स हैं वो सब आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं फिलहाल। कस्टमर जो हैं उन्हीं के, एक कस्टमर के पीछे सबके सब भाग रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा कस्टमर आ गया, कॉर्पोरेट आ गया अच्छा खासा, तो उसको सब लोन देने के लिए तैयार है। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे क्या दिक्कत आ रही है, आपस में ही कंपटीशन हो रहा है। एक जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, वो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करने के लिए तैयार है, तो दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है मैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता हूं तेरे को, दूसरे के पास क्यों जा रहा है। जैसे अपन कहीं दुकान पे जाते हैं ना, तो वो बोल रहा है कि भाई तू मेरे से सामान ले ले, तो दूसरा बोल रहा है नहीं तू मेरे से ले ले, और भी सस्ता दे दूंगा तेरे को। तो बैंक इस तरीके से कर रहे हैं। तो जबकि सरकारी बैंक है, आपस में ही कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो इससे गवर्नमेंट को ही नुकसान हो रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट देखो, बैंकों के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है, अपन ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। और अपन को ये भी पता है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा निकल चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है ना, करीबन करीबन 12% है टोटल। उसमें से जितने भी एनपीए हैं टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरे, उसमें से 90% जो एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो फिलहाल किसके हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, सरकारी बैंकों के हैं। मतलब
एनपीए के अंदर ज्यादा हालत खराब किस बैंक की है? सरकारी बैंक की है, ये दिक्कत है दूसरी। ठीक है, तो अगर इनका मर्जर कर देंगे तो बैंक्स अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर एनपीएस होने के चांस भी क्या है? कम है। ये है तीसरी बात। क्या? अगर बैंक कम होंगे तो आरबीआई को रेगुलेशन भी कम का रखना पड़ेगा। अभी क्या होता है, जैसे मान लो 20 बैंक है, 19 बैंक है, ठीक है, आरबीआई को 19 बैंक को अलग अलग देखना पड़ता है। ये तो सरकारी बैंक है, फिर प्राइवेट बैंक अलग है, फॉरेन बैंक अलग है, स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग है, एनबीएफसी अलग है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे बैंक हो जाते हैं। ठीक है, तो आरबीआई उन सब पे अलग अलग नजर रख रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा, अगर एक ही बैंक होगा तो बड़ा सरकारी। ठीक है, तो सरकारी बैंक तो कम से कम एक बना ही सकते हैं, तो आरबीआई को क्या है, उन पे निगरानी रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगली बात, अपन ने पढ़ा था बासल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। इंडिया की जो बैंक्स हैं उसके अंदर कैपिटल की आवश्यकता है ना, पैसे की आवश्यकता है। और जो छोटे छोटे बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे देना बैंक था, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी कैपिटल कम थी। अब अगर ये इंडिविजुअली फंक्शन करता तो इंडियन गवर्नमेंट को इसको फंड्स देने पड़ते, कैपिटल इन्फ्यूज करनी पड़ती। अपन ने देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल 2,11,000 करोड़ देने की बात करी थी बैंक्स को। ठीक है, और बात ये चल रही है कि 2,11,000 करोड़ भी बैंकों को कम पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन बैंक्स की जो कैपिटल है वो ऑलरेडी इतनी कम है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन बैंकों को उठा के एक बैंक कर दिया जाएगा तो फिर हमें हर बैंक के अंदर अलग अलग पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, छोटे बैंक को बड़े बैंक के साथ क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अगली बात क्या है, इससे ग्लोबली कंपटीशन जो है वो अपने बैंक्स जो हैं, देखो अभी ज्यादातर छोटे छोटे बैंक्स थे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दो तो अपने जो बैंक्स थे वो टॉप बैंक्स के अंदर वर्ल्ड के आ नहीं रहे थे, टॉप 50 बैंक्स के अंदर भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब सारे के सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया आपने या मर्ज कर देंगे तो एक बहुत बड़ा बैंक हो जाएगा। तो वो हो सकता है टॉप 50 की जगह टॉप 10 में आ जाए। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब टॉप 50 के अंदर आने लग गया, लेकिन वो भी कब आ रहा है, सोचो आप, मर्जर के बाद आ रहा है, मर्जर से पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, जब अपन ने 5 बैंकों का, 5 एसोसिएटेड बैंक का, जैसे अपन ने देखा था एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वगैरह, इन सबको मर्ज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, फिर वो टॉप 50 वर्ल्ड के अंदर बैंक्स में आने लग गया। तो उससे ना अपनी जो इंडिया की पावर है वो भी दिख रही है कि इंडिया के अंदर एक बड़ा बैंक है, तो फिर इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं इससे। क्लियर क्या? फिर एक और बात, अगर कोई बहुत बड़ा बैंक होगा तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। कोई बड़ा शॉक आया, ठीक है, जैसे कोई बैंक मान लो कोई, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी कोलैप्स कर गई, सपोज करो टूट गई, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को किसी बैंक ने लोन दे रखा था, ठीक है, बहुत बड़े बैंक ने लोन दे रखा था, तो वो जो कोलैप्स है उसको झेल सकता है। मतलब एनपीए हो गया बड़ा, कोलैप्स मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो उसको झेल सकता है। कोई बड़ा कस्टमर डूब गया, मान लो पता लगा रिलायंस कल को पैसे नहीं दे पाई पूरा का पूरा, फिर तो जो कोई बड़ा बैंक होगा तो उस चीज को झेल सकता है, लेकिन छोटे बैंक जो होंगे वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक शॉक एब्जॉर्बिंग की बात है। एक अच्छी बात यह है, क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव होती है। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, आजकल देखो अपन हर जगह पे रेटिंग देते रहते हैं। अपन कोई भी खाना मंगाते हैं तो उस पर बोलते हैं 5 में से कितने स्टार दोगे भाई, 3 4 है ना। तो इसी तरीके से कंपनीज है ना, वो भी रेटिंग लेती रहती है, और ये इनके लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है। जैसे कौन सी एजेंसीज होती है, आपने नाम सुना होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, ICRA, इकरा, एक होती है क्राइसल, ठीक है, एक होती है मूडी। ये सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो इनको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, तो क्राइसल, इकरा, मूडीज, ऐसे S&P सुना हो आपने नाम, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ठीक है, नाम भी खतरनाक है इनके। तो चेक कर लेता हूँ यार, माइक तो चल रहा है ना। हाँ, क्या होता है अगर माइक नहीं चल रहा तो फिर पूरी मेहनत खराब हो जाती है, इसलिए चेक कर लेता हूँ बीच बीच। तो ये जो, अगर सोचो अगर कोई बहुत बड़ा बैंक होगा इंडिया के अंदर तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उसकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी देगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब अच्छी क्रेडिट रेटिंग देती है तो फिर इन्वेस्टर जो है वर्ल्ड के अट्रैक्ट होते हैं फिर इंडिया के अंदर, है ना, कि भाई एक अच्छा बैंक है इंडिया के अंदर, ये भी फायदा होता है। ठीक है, फिर कल को अगर कोई भी पर्सन इन्वेस्टर उस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो फिर उसको लगता है यार इतनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग है इसकी, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद ये तो सर अपन ने फायदे की बात कर ली, सर इसके कुछ नुकसान भी तो होंगे। नुकसान भी हैं, ठीक है, और कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस नुकसान है।
जैसे सबसे बड़ा इशू ये है कि आप एम्प्लॉयज़ का क्या करोगे जब आप इतने सारे बैंक्स को मर्ज कर दोगे, ठीक है। अब सपोज करो एक गली के अंदर दो बैंकों की शाखा थी, दो बैंकों की ब्रांच थी, एक पंजाब नेशनल बैंक की, एक देना बैंक की थी और एक बैंक ऑफ बड़ौदा की थी, है ना। एक गली के अंदर दोनों बैंकों की ब्रांच थी। अब क्या होगा जब मर्जर होगा तो आपको लगता है कि दो दो ब्रांच खोलेंगे? फिर नहीं, फिर तो एक ब्रांच से काफी काम चल जाएगा। फिर लेकिन दिक्कत क्या आएगी, चलो कॉस्ट तो कम हो जाएगी आपकी, आप पैसे बचा लोगे इस केस में, एक ब्रांच खोल लोगे तो रेंट कम देना पड़ेगा, है ना, फर्नीचर वगैरह ये सब चीज कम हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई एम्प्लॉयज जो है उसका रिट्रेंचमेंट होगा ना, बाहर जाना पड़ेगा उनको छोड़ के, ये दिक्कत आती है सबसे। भाई उनको एम्प्लॉयज को कैसे निकालोगे आप, या कहाँ रखोगे, निकालोगे नहीं तो ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरी बात, डिफरेंट कल्चर्स। एक बैंक हो सकता है साउथ में स्ट्रांग हो, एक बैंक हो सकता है नॉर्थ में स्ट्रांग हो, एक बैंक हो सकता है रूरल एरिया में स्ट्रांग हो, एक बैंक हो सकता है अर्बन एरिया में स्ट्रांग हो। आपने इन दोनों को उठा के मर्जर कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे कल्चर्स में डिफरेंस है ना, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल। कुछ टाइम पहले क्या, बहुत टाइम पहले अगर आपने सुना हो तो एक बैंक ऑफ राजस्थान हुआ करता था, ठीक है। इस बैंक ऑफ राजस्थान के अंदर लॉसेस थे तो इसको टेक ओवर कर लिया आईसीआईसीआई बैंक ने, सुना था आपने। अब बैंक ऑफ राजस्थान सरकारी बैंक था, आईसीआईसीआई बैंक कौन सा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ठीक है। अब जब इसके लोग, अब आईसीआईसीआई बैंक ने टेक ओवर कर लिया तो ऑब्वियसली बात है बैंक ऑफ राजस्थान के जो लोग हैं वो किधर जाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक में जाएंगे। आपको पता है कि सरकारी बैंकों में जो वर्क कल्चर होता है वो थोड़ा सा क्या है, मतलब स्लो होता है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक में कैसा वर्क कल्चर है, सर जान निकाल देते हैं ना, ठीक है, टाइमिंग का कुछ पता ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, मैं पहले एचडीएफसी बैंक में था तो क्वार्टर एंड, मतलब हर मंथ एंड पे रात को 12 बज जाते थे कि हर महीने की एंड वाली तारीख को 12 बजेंगे ही बजेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो उस टाइम पे तो चलो ठीक है, उदयपुर पोस्टिंग थी तो घर से बाहर थे तो चलो 12 भी बज गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब प्रैक्टिकली फेस होती है दिक्कत, है ना। तो जैसे ही बैंक ऑफ राजस्थान को टेक ओवर किया आईसीआईसीआई बैंक ने, मतलब साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर अपने आप लोग क्या है छोड़ते चले गए ऑफिस को, ठीक है। उनसे वर्क, बहुत लोगों से वर्क कल्चर जो है वो बर्दाश्त ही नहीं हो पाया वहां पे। हाँ, ये नहीं कह रहे कि बहुत लोगों ने एक्सेप्ट भी किया उस वर्क कल्चर को, ठीक है, बट बहुत सारे लोग जो है, ज्यादातर लोग छोड़ के चले गए उसको, ऑलरेडी उन्होंने वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो ये सारी दिक्कतें आती है, वर्क कल्चर अपन को पता है वो अलग अलग हो गया अब यहाँ पे। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को सेटबैक मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अपन जानते हैं, जितनी बैंक की ब्रांच खुलती है तो उतने लोग बैंकों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, उससे क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। वो लोन लेते हैं बैंकों से, मनी लेंडर के चंगुल से छूट जाते हैं। जो गांव में जो महाजन वगैरह होते हैं वो जो लोन देते हैं ना, ठीक है, बड़े हैवी ब्याज दर पे देते हैं, लेकिन बैंक जो होते हैं वो बहुत कम रेट पे देते हैं। तो अगर बैंकों के पास कोई इंसान आता है लोन लेने के लिए तो, या फिर पैसे जमा कराने के लिए, तो उसका उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। एक टॉपिक भी अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है तो उससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बैंकों की जो ब्रांचेस है, क्योंकि अपन ने देखा अगर मर्जर होगा बैंकों का तो फिर एक जगह पे 3-4 ब्रांचें हैं तो उसको मर्ज कर देंगे, है ना, और एक ब्रांच सफिशिएंट है। तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि फिर कुछ ग्राहकों को इससे सुविधा नहीं होती है ना, असुविधा होगी, हो सकता है कुछ ग्राहक टूट जाए नहीं बैंक फिर, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सेटबैक हो सकता है, नुकसान हो सकता है। माइनॉरिटी शेयरहोल्डर का राइट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब इससे क्या होता है, देखो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर मतलब अल्पसंख्यक जो शेयरहोल्डर है ना, इसको अपन रिलीजन के हिसाब से नहीं जोड़ेंगे ना, रिलीजन नहीं है ये यहाँ पे, है ना, धर्म इन्वॉल्व नहीं है। माइनॉरिटी शेयरहोल्डर मतलब अब सरकारी बैंकों की मेजोरिटी शेयर्स किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, लेकिन माइनॉरिटी शेयर किसके पास है, अपन जैसे लोगों के पास है। भाई देना बैंक के अंदर सरकार का मेन पैसा है, ठीक है, मान लिया, लेकिन कुछ पैसा अपन ने भी तो लगा रखा है। मान लो 80% शेयर देना बैंक के सरकार ने खरीद रखे हैं, 20% तो लोगों के पास है ना, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पास। अब देना बैंक क्या था, लॉस मेकिंग बैंक था, मतलब ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाता था, ठीक है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, ये ठीक ठाक, बैंक ऑफ बड़ौदा तो खैर बहुत ही अच्छा बैंक है, ठीक है, प्रॉफिट साउंड बैंक है बहुत, है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट था उसका। तो अब सोचो, अब विजया क्या होता है, कई बार जो स्ट्रॉन्ग बैंक होता है और जो वीक बैंक होता है, अगर उनका मर्जर कर दिया जाए ना तो जो कंबाइंड एंटिटी बनती है वो वीक बन जाती है। समझे आप मेरी बात, क्या बोला मैंने,
कई बार स्ट्रॉन्ग बैंक का और वीक बैंक का मर्जर करने के बाद जो कंबाइंड एंटिटी बनती है वो क्या बन जाती है, वीक बन जाती है, ये दिक्कत आती है। तो हो सकता है कि आपने बैंकों का मर्जर कर दिया देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी जो है वो बाद में जो अभी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हो जाए बाद में, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे उसके राइट कैसे इफेक्ट करेंगे। मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर था पहले 300 रुपए का मार्केट में बिक रहा था, लेकिन जैसी ही न्यूज आई कि यार देना बैंक के साथ इसको मर्ज करेंगे, हो सकता है वो 300 रुपए का शेयर 250 रुपए में रह जाए, 250 में रह जाए, तो मुझे तो नुकसान हो गया ना। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो 100 शेयर है कंपनी के। फैसला लेने वाला कौन है, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, और मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है, सरकार। तो सरकार इससे अपने हिसाब से फैसला कर लेती है, फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोलते हैं भाई हम कहाँ जाएं, है ना। क्वेश्चन समझ मतलब पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, ये मेन बात है इसमें। तो फेवर वाले मैंने आपको पूरा बता दिया। नरसिम्हा कमेटी है ना 1994 में आई, पढ़ के बताता हूं ताकि आप लिख लोगे बाद में। नरसिम्हा कमेटी 1994, पीजे नायक कमेटी 2014, 5 एसोसिएटेड बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और एक भारतीय महिला बैंक था, उनका मर्जर करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और फिर देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों का मर्जर करने की बात हो चुकी है। और आईडीबीआई की 50% से ज्यादा शेयर किसने टेक ओवर कर लिए, एलआईसी ने, ठीक है। तो ये भी एक इशू है बड़ा, इसके ऊपर तो डेली न्यूज आ रही है। आप अगर न्यूज़पेपर अब तो खैर टाइम नहीं मिल रहा आपको पढ़ने का, लेकिन फिर भी पढ़ोगे तो फिर पता लग जाएगा आपको। फेवर वाले पॉइंट क्या है, अभी देखो 21 पब्लिक सेक्टर बैंक है जो आपस में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। वैसे अगर ये 3 बैंक और कम हो जाएंगे जैसे देना, विजय और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो फिर ये यहाँ पे 19 रह जाएंगे, 21 की जगह 2 कम हो जाएंगे ना, एक तो रहेगा। सिनर्जी बेनिफिट, सिनर्जी मतलब बताओ क्या होता है, बताओ। 1 और 1 कितना होता है, 2 नहीं होता, 1 और 1 11 होता है, तो ये सिनर्जी बेनिफिट है। अगर 2 बड़े पर्सन्स मिलते हैं आपस के अंदर तो बेनिफिट बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट डुप्लीकेसी कम हो जाती है ना चीजों की, ठीक है। आपको अलग फर्नीचर चाहिए था, मुझे अलग फर्नीचर चाहिए था, लेकिन दोनों के दोनों अगर मिल गए तो फिर फर्नीचर एक ही चाहिए, तो कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं सिनर्जी। 2 और 2 5, 1 और 1 11। आरबीआई का रेगुलेशन जो है उसकी नीड कम होगी, जितने बैंक कम होंगे आरबीआई को कम ध्यान देना पड़ेगा। रिकैपिटलाइजेशन का बर्डन बैंकों, जो सरकार का रिकैपिटलाइजेशन का बर्डन है वो कम हो जाएगा। बासल नॉर्म्स फॉलो करने हैं ना, तो बासल नॉर्म्स के लिए क्या करना है, कैपिटल बढ़ानी थी, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, तो वो बैंकों का बर्डन कम हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाएगा। नॉट द अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ई पॉइंट, इट इज नॉट द गवर्नमेंट बिजनेस टू रन द बिजनेस, ठीक है। ये अरविंद सुब्रमण्यम ने भी बात कही थी, जो पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ठीक है। अब हालांकि वो डिमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का काम बताओ बिजनेस करना है क्या, नहीं है सर, गवर्नमेंट का काम व्यापार करना है ही नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे उसका क्वेश्चन का आंसर दो। आपसे कोई पूछे, मैं ही पूछ लेता हूं कि यार 1940s के आसपास, जैसे अपना मतलब 50s के आसपास अपन देश आजाद हुए, तो अपन ने सारे के सारे बैंकों को सरकारी कर दिया भाई। इंदिरा गांधी ने 1969 पे 19 बैंक्स को नेशनलाइज किया, मतलब अपने सरकार के हाथ में ले लिया। फिर उसके बाद 1980 के अंदर 6 बैंक और नेशनलाइज कर दिए, है ना। तो ऐसे करते हुए अपन को ध्यान होगा तो 14 6 20 ऐसे कुछ करके खूब सारे उन्होंने नेशनलाइज करते रहे। मतलब पहले सरकार ने बैंक्स को टेक ओवर कर लिया, लेकिन अब क्या कर रही है, बैंक को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, मर्जर करके कंसोलिडेट कर रही है, ऐसे जोड़ रही है। तो आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों कर रही है भाई, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट कंफ्यूज है क्या इस केस में, तो आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है। तो आप क्या आंसर दोगे, तो आप बोलोगे पहले इंडिया का प्राइवेट सेक्टर क्या था, वीक था जब अपन आजाद हुए थे, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। प्लस ये जो बैंक्स जितने भी इंडिया के जो अभी आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े नाम, ये पहले प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थे। इंदिरा गांधी ने 1969 में नेशनलाइज किया, शायद 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था। तो क्या किया उन्होंने, उनको अपने हाथों में ले लिया, मतलब जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको सरकारी हाथों में ले लिया। क्यों, आप ये भी पूछ सकते सर क्यों लिया, क्योंकि वो बैंक्स बड़े बड़े जो पुअर क्लास था इंडिया का या फिर फार्मर था उसको लोन देने के लिए तैयार नहीं थे, वो केवल बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देते थे, ठीक है। और बैंकों में आपको पता है पब्लिक का पैसा जमा होता है, तो पब्लिक का पैसा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहा था डायरेक्ट, है ना, वो वेलफेयर के लिए लोन देते ही नहीं थे। तो फिर इंदिरा गांधी ने सोचा यार चलो गरीबी हटाते हैं, तो गरीबी हटाते हैं तो ऐसा काम करते हैं कि अपन जो बैंक है उनको खुद ही एक्वायर कर लेते हैं। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने
वो बैंक्स को नेशनलाइज किया था। बट उस टाइम पे फिर प्राइवेट बैंक थे वो वेलफेयर का काम नहीं करते थे। अब आरबीआई इतना मजबूत हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है, और प्राइवेट बैंक्स भी हैं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई हमें व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम केवल क्या करेंगे, बताओ, गवर्नमेंट का काम केवल क्या है, रेगुलेशन। और वैसे भी 1991 के बाद रिफॉर्म्स आ गए, सब चीजें प्राइवेटाइज हो रही है, तो आप देख रहे हो सब चीजें प्राइवेटाइज हो रही है। तो और मोदी गवर्नमेंट तो आपको पता है कैपिटलिज्म के फेवर में रहती है हमेशा, तो ये प्राइवेटाइजेशन के और भी ज्यादा करीब जा रही है, ठीक है। पहले अपनी ज्यादातर जो टेंडेंसी थी, सोशलिस्ट टेंडेंसी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे या फिर जो भी पहले सरकार थी जितनी भी थी 14 से पहले, तो वो ज्यादातर सोशलिज्म की तरफ थे, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो कैपिटलिज्म की तरफ है ना। ध्यान रखना, अपन कोई क्रिटिसाइज्म नहीं कर रहे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ एकेडमिक नॉलेज के लिए, ठीक है। आप कहीं सोचो सर आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब रिकैपिटलाइजेशन बर्डन, वैसे आज बोर्ड दिया है ना, रिकैपिटलाइजेशन बर्डन कम हो जाएगा, ये हो गया, ग्लोबल कंपटीशन है ना, ये समझ में आ गया ना। इंडिया के जो बड़े बैंक, इंडिया का जो बैंक है अगर कोई बड़ा हो जाएगा तो वो बड़े बड़े ग्लोबली जो बैंक है अच्छे अच्छे उनसे कॉम्पीट कर पाएगा, शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कोई डूब जाएगा तो पैसा फिर भी, क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो जाएगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ही 90% एनपीए हैं, पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो अगर अपन पब्लिक सेक्टर बैंक को जोड़ देंगे तो फिर उससे फायदा हो सकता है। अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है, जो वीक बैंक्स हैं अगर उसका स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मर्जर हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि जो कंबाइंड एंटिटी बनेगी वो हो सकता है वीक एंटिटी बने, तो ये बात क्या है, गड़बड़ है। दूसरी बात, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट इफेक्ट करेंगे। मैंने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर की प्राइस थे पहले अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन जैसी न्यूज आई कि देना बैंक के साथ मर्जर हो रहा है तो उसके प्राइस क्या हो गए, गिरने लग गए, ये दिक्कत हो गई। तो फिर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वो बोले यार हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, मेजोरिटी शेयर तो वैसे ही सरकार के पास है, तो वो जो डिसीजन लेगी वो अपने आप मानना पड़ेगा। मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा शेयर उसके पास है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को सेटबैक मिलेगा, समझ में आ गया अपन को। ब्रांचेस कम होगी तो हो सकता है कस्टमर भाग जाएं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का छटनी होगा, रिट्रेंचमेंट होगा, वीआरएस लेंगे एम्प्लॉइज, ठीक है, उनको छोड़, मतलब उनको जबरदस्ती छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये दिक्कत आ गई है ना। क्लियर क्या? तो आप वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे, आप इस क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो वे फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है बैंकों कंसोलिडेशन, तो अपन को वे फॉरवर्ड में लिखना है कि बैंकों का कंसोलिडेशन केवल किस लिए होना चाहिए, एफिशिएंसी के लिए ना, सिनर्जी के लिए। सिनर्जी मतलब 2 और 2 5 है ना, कॉस्ट रिडक्शन के लिए। इट शुड नॉट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पॉलिटिकल कुछ इस पे मंशा हो गवर्नमेंट की, कुछ और मोटिव हो, केवल एक ही मोटिव होना चाहिए, क्या, कि अपन को कॉस्ट रिडक्शन करना है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है और ये सारे फायदे देखने हैं, ठीक है। और अपन एक और पॉइंट लिखेंगे कि आरबीआई की ऑटोनॉमी थोड़ी सी बढ़ाओ, है ना, ये इश्यू चल रहा है ना, आरबीआई भी यही कह रहा है। हालांकि गवर्नमेंट कहते हैं नहीं भाई हमने जितनी ऑटोनॉमी दे रखी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अपन को लिखना है एग्जाम में क्या, आरबीआई ऑटोनॉमी शुड बी इंप्रूव, क्योंकि कई सारी कमेटी कह चुकी है ऑलरेडी कि आरबीआई की ऑटोनॉमी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। क्लियर क्या? इतना पढ़ लें बस, थैंक यू।